चलिए शुरू करते हैं। विषय है हिंदी शिक्षण, बीएड द्वितीय सेमेस्टर। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने मातृभाषा शिक्षण में शिक्षण साधनों के प्रयोग, शिक्षण साधनों से तात्पर्य, साधनों के प्रकार, साधनों का महत्व और उपयोग के बारे में बताया था। साथ ही साथ मातृभाषा शिक्षण में सामान्य शिक्षण साधनों का प्रयोग, जिसमें से श्यामपट्ट के बारे में आपको बताया था। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। वस्तु, प्रतिमूर्ति, चित्र। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, प्रतिमूर्ति मॉडल, चित्र पिक्चर, रेखाचित्र स्केच, मानचित्र मैप, चार्ट। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में प्रायः संसार के सभी विषयों पर लेख संकलित होते हैं। सभी विषय, कोई सा भी विषय हो, उपरोक्त चीज़ों के बारे में लेख अवश्य होता है, विषयों में लेख होता है। उसके स्पष्ट ज्ञान के लिए इन उपकरणों की बहुत आवश्यकता है। इनके विषय का स्पष्ट ज्ञान के लिए उपरोक्त जितने भी आपको साधन बताए हैं, इन साधनों का प्रयोग अवश्य होता है। उदाहरण के लिए, ताजमहल की सुंदरता पर किसी लेख को पढ़ाने के लिए जितना ज्ञान बच्चों को ताजमहल दिखाकर कराया जा सकता है, उतना किसी अन्य विधि से नहीं। वास्तविक वस्तु के अभाव में उसकी प्रतिमूर्ति के अभाव में उसका चित्र, और चित्र के अभाव में रेखाचित्र सहायक सिद्ध हो सकता है। भाषा शिक्षण में आज इन उपकरणों की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है। बच्चों की मौखिक भाषा का विकास करने के लिए उनके सामने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, प्रतिमूर्तियाँ, चित्र और रेखाचित्र आदि उपस्थित किए जाते हैं और उन पर मौखिक वार्तालाप किया जाता है। बच्चों को पढ़ाना और लिखाना सिखाने के लिए भी चित्रों का प्रयोग होता है। प्रारंभ में जब बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाता था, तो उनके सामने चित्र और उन पर लिखे वाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। मॉन्टेसरी प्रणाली में अक्षरों की पहचान के लिए कार्डों की 2 गड्डियों, एक चित्र वाले कार्डों की गड्डी और दूसरी उन चित्रों के नाम वाली गड्डी का प्रयोग किया जाता है। किंडरगार्टन विधि में भी भाषा शिक्षा इन्हीं उपकरणों द्वारा प्रारंभ की जाती है। रचना की शिक्षा के लिए तो चित्र बहुत अच्छे साधन सिद्ध हो रहे हैं। चित्रों के वर्णन द्वारा छात्रों को वर्णनात्मक निबंध लिखना सिखाया जाता है और कहानी चित्रों की सहायता से बच्चे कहानी लिखने का अभ्यास करते हैं। भाषा के पाठों में जब भी ऐतिहासिक, भौगोलिक अथवा यात्रा संबंधी लेख आ जाते हैं, तो इन लेखों को मानचित्र द्वारा स्पष्ट एवं सरलता से किया जा सकता है। कहीं कहीं चार्टों का प्रयोग भी लाभकर होता है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन जितनी सरलता से चार्ट द्वारा किया जा सकता है स्पष्ट, उतनी सरलता से अन्य किसी प्रकार से नहीं। चित्र विस्तारक यंत्र, एपिडायस्कोप। शिक्षण में चित्र और रेखाचित्र की उपयोगिता स्पष्ट हो चुकी है। कभी कभी बड़े आकार के चित्र एवं रेखाचित्र नहीं मिल पाते। उस स्थिति में छोटे चित्रों को बड़ा करके दिखाने में यह यंत्र बहुत काम आता है। वैसे भाषा शिक्षण में इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। चित्रदर्शक प्रोजेक्ट, इस यंत्र का शैक्षिक मूल्य चित्र विस्तारक यंत्र से अधिक होता है। इसमें चित्र के स्थान पर चित्रों की स्लाइडें प्रयोग होती है। जिस प्रकार सिनेमा में विज्ञापन दिखाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से यंत्र से स्लाइडों द्वारा भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित चित्र दिखाए जाते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर, यह एक विशेष प्रकार का चित्र दर्शक होता है जो शिक्षक की मेज पर रखा जाता है और जो स्लाइड सामग्री को शिक्षक के सिर के ऊपर से ऊंचाई पर उसके पीछे लगी स्क्रीन अथवा बोर्ड पर प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग करते समय शिक्षक छात्रों की ओर भी देख सकता है और साइड में होकर प्रदर्शित चित्र की ओर भी देख सकता है और छात्रों को
यथा सामग्री का स्पष्ट ज्ञान करा सकता है। मूक चित्र। चलचित्र का पहला रूप मूक चित्र ही था। मूक चित्रों में क्रिया तो पूरी दिखाई जाती है लेकिन उसमें ध्वनि नहीं होती। मूक चित्र चित्र विस्तारक यंत्र और चित्र दर्शक दोनों की अपेक्षा अधिक उपयोगी होते हैं। ध्वनि की पूर्ति जब बच्चे करते हैं तो उनकी मौखिक भाषा में विकास होना स्वाभाविक है। चलचित्र। आजकल मूक चित्रों के स्थान पर ध्वनियुक्त चलचित्रों का प्रचलन है। जिस प्रकार के चित्र आज प्रदर्शित किए जाते हैं उनसे ये शैक्षिक चित्र भिन्न होते हैं। शैक्षिक चित्रों में प्रणय की कहानी नहीं होती। उनमें तो प्राकृतिक स्थानों के चित्र, ऐतिहासिक घटनाएं और विभिन्न विषयों की सामग्रियों का समावेश होता है। अभी इन चलचित्रों का प्रयोग इतिहास, भूगोल और शिक्षण आदि विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा देने तक ही सीमित है। नाटकीकरण। नाटक तो शिक्षण का प्राचीनतम दृश्य श्रव्य साधन है। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में 2-4 नाटकों को संकलन किया जाता है। नाटक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रणाली रंगमंच प्रणाली ही होती है। इस दृष्टि से भाषा शिक्षण में नाटकों का बड़ा महत्व है। चलचित्रों का प्रयोग व्यापक नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके लिए विद्युत और अन्य उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। नाटकों का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। ग्रामोफोन। भाषा शिक्षण में ग्रामोफोन का प्रयोग भी किया जाता है। बच्चों के उच्चारण को शुद्ध करने, उन्हें पठन कला में निपुण करने, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति शक्ति विकास करने के लिए ग्रामोफोन बहुत सहायक सिद्ध होता है। कविता एवं पाठ, नाटकीय संवादों की शिक्षा भी ग्रामोफोन की सहायता से की जा सकती है। रचना की शिक्षा में भी ग्रामोफोन का प्रयोग किया जाता है। दीवार पर चित्र टांगकर ग्रामोफोन पर यथा चित्र के वर्णन का रिकॉर्ड चढ़ा देते हैं। रिकॉर्ड की ध्वनि के साथ साथ शिक्षक सूचक दंड पॉइंटर द्वारा चित्र पर संकेत करता है। रिकॉर्ड बज चुकने के बाद शिक्षक बच्चों से यथा चित्र का वर्णन अपनी अपनी पुस्तिकाओं में लिखने को कहता है। अनुकरण द्वारा वर्णन शक्ति के विकास करने की यह अच्छी विधि है। वर्तमान में ग्रामोफोन के स्थान पर टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया जाता है। टेप रिकॉर्डर, इसमें किसी भी स्थान पर कोई भी ध्वनि भरी जा सकती है और उसे पुनः सुना जा सकता है। इसका प्रयोग ग्रामोफोन के स्थान पर तो किया ही जा सकता है। इसके साथ साथ शिक्षक अथवा छात्र इसमें अपनी आवाज़ भर सकते हैं और फिर उसे सुनकर अपने उच्चारण दोष, बोलने की गति, स्वर प्रवाह आदि को ठीक कर सकता है। इसके द्वारा बच्चे खेल खेल में अपनी भाषा भी सुधार सकता है। छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मातृभाषा शिक्षण में सामान्य शिक्षण साधनों के प्रयोग के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हो गई है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।